हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन शैलेंद्र अकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 29 की। अभी हम यूनिट 4 पे बात कर रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका सेंट्रॉइड वाला पोर्शन अभी चल रहा है। तो इस वीडियो में ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सेंट्रॉइड पहली बार समझ रहे हैं या जिनको सेंट्रॉइड में प्रॉब्लम्स यानी न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, x1 क्या है, x2 क्या है, a क्या है, ये सब जानना चाहते हैं और ये कंप्लीट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो ये इस वीडियो में वो सारा कुछ बताया जाएगा। इसके पहले हम अभी प्रीवियस वीडियो जो था लेक्चर नंबर 28 जिसमें हमने बताया था कि आघूर्ण विधि यानी मोमेंट मेथड के द्वारा हम किसी भी बॉडी का सेंट्रॉइड कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे प्रीवियस वीडियो की शुरुआत हुई थी वैसे इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि किसी भी आकृति का या किसी भी पिंड का सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र की बात करें तो उसका पूरा भार कार्य करता है, और यदि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल किसी पॉइंट पे कार्य करता हुआ माना जाता है तो वो उसके केंद्रक होते हैं। तो ध्यान से एक एक चीज को सुनेंगे। तो हमें क्या दो चीज पढ़नी है, एक हमें पढ़ना है केंद्रक और दूसरा हमको पढ़ना है गुरुत्व केंद्र। केंद्रक किसका होता है? आकृति का। गुरुत्व केंद्र किसका होता है? पिंड का। इसमें क्या होता है? क्षेत्रफल। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होगा आपका। और इसमें क्या होता है? द्रव्यमान। पहले ये क्लियर करेंगे। अब इस वीडियो में अभी जो इसका पिछला वीडियो था हमने उसमें आपको बताया कि केंद्रक क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। गुरुत्व केंद्र भी बिंदु ही होता है। इसको या इसको दोनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार और वाई बार से। एक्स बार और वाई बार से कई बार हमने आपको एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि ये एक पेपर है। इस पेपर में मोटाई नगण्य है या मोटाई नहीं है, तो इसमें दो डायमेंशन है, एक हम लेंथ मानते हैं, एक विड्थ मानते हैं। तो अगर इस पेपर को देखें तो इसकी लंबाई, इसका हम अगर एक फिगर ड्रॉ करें तो इस तरीके से ये पेपर बन रहा है। क्लियर? ये 2 डायमेंशनल बॉडी है और इसका हमको केंद्रक निकालना है। केंद्रक वह बिंदु जहां पर इसका क्षेत्रफल कार्य करता है, तो कहीं ना कहीं वो बिंदु यहीं पर होगा। तो ये बिंदु इन दोनों के सेंटर पॉइंट से मिलता हुआ जाएगा और उसको हम जी से डिनोट करते हैं। बिल्कुल एक एक चीज समझिए। जैसे कि ये बॉडी है, इसको बीच में रखेंगे तो ये रख जाएगी, किनारे रखेंगे तो गिर जाएगी। तो ये हुआ वो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट जहां पर इसका पूरा क्षेत्रफल कार्य करता है। अब इसकी कुछ डायमेंशन होगी, इसको मानते हैं ए। इसको क्या माना? ए। और इसकी डायमेंशन को माना बी। बिल्कुल क्लियर? अगर ये पूरा ए है और ये पूरा बी है और इसकी डायमेंशन यानी इसका गुरुत्व केंद्र हमको एक्स और वाई एक्सिस से निकालना है, तो इसका गुरुत्व केंद्र जिसके निर्देशांक एक्स बार कॉमा वाई बार हैं वो यहां से बीचों बीच बताया है। तो ए है तो कितनी दूरी पे होगा? a/2 पे। और इसी तरह से अगर b है तो इस डायरेक्शन में या y एक्सिस के अलॉन्ग b/2 होगा। ये आपको दिमाग में बैठालना है। ये कौन सी बॉडी है? ये क्या है? ये है एक आयत। ये क्या है? ये केंद्रक के निर्देशांक। अगर हम लिखें तो x बार की वैल्यू आ गई इस केस में a/2, क्योंकि a/2 है, और y बार की वैल्यू आ गई b/2। और इसका जो एरिया की भी जरूरत पड़ेगी तो वो हो गया a इंटू बी। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट रखिए एकदम। ये एक बॉडी आपको मिली, आपको केंद्रक निकालने। अब हम आपको यहां पर क्लियर करेंगे कि अब हम गुरुत्व केंद्र पे अभी बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। अब हम केंद्रक की बात करेंगे, अलग अलग बॉडी का केंद्रक क्या होता है उनकी बात करेंगे। फिर इसके बाद कुछ और भी में डेफिनेशन है, जैसे केंद्रक में अगर हमें निकालना कुछ बॉडी का कोई पार्ट एब्सेंट है तो उसका कैसे निकालेंगे। और फिर अलग अलग आकृतियों के, क्योंकि हमेशा आयत तो नहीं होगा, कभी सर्कल भी आ सकता है, वृत्त वही सर्कल मतलब वृत्त आ सकता है, सेमी सर्कल आ सकता है, क्वार्टर सर्कल आ सकता है, त्रिभुज आ सकता है। तो अलग अलग जो आकृतियां हैं उनके सेंट्रॉइड कहां पर होते हैं फिर से समझिए। सेंट्रॉइड यानी वो बिंदु जहां पर उसका क्षेत्रफल कार्य करता है। आयत के केस में ये यहां से a/2, यहां से a/2 मींस ओरिजिन से a/2 और a/2 पे कार्य करता है। तो इस तरीके से अलग अलग बॉडी का
सेंट्रॉइड कहां पर कार्य करता है वो अभी हम देखेंगे, लेकिन सेंट्रॉइड फिर निकल करके आपने देखा कि एक्स बार बराबर a/2 इस केस में और y बराबर b/2 इस केस में। अब जो प्रीवियस वीडियो से हमने फॉर्मूला निकाला था एक्स बार का, वो क्या था, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डैश 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 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, और y बार बराबर क्या था, a1 y1 a2 y2 a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। तो ये क्या चीज है, अब ये ऐसे आकृति के निर्देशांक हैं या केंद्रक के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनमें कंपाउंड सेक्शन दिया हो। जैसे ये एक बॉडी थी, सिंगल एक बॉडी है आयत, सुनिए हमारी बहुत ध्यान से बात, ये एक सिंगल बॉडी है आयत, तो इसका x बार हो गया a/2, इसका y बार हो गया b/2। लेकिन अगर इसी बॉडी की जगह कोई फिगर ऐसा बनकर के आता है, ना ये आयत है ना ये त्रिभुज है, तो इस तरह की बॉडी में हम उस बॉडी को ऐसे शेप में लेकर के आते हैं जिनके हमको सेंट्रॉइड पता है। जैसे कि अभी हमने आपको नाम बताए, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, अर्धवृत्त हो गया। तो अगर हम इसको यहां से मिला दें, ऐसे जोड़ दें, तो आप देखते हैं कि नंबर 1 पे जो आकृति है, अगर नाम दें इसका ABCD, तो ये क्या बन गई, आयत। और अगर इसका नाम यहां पे दे दे E, तो BCE हो गया त्रिभुज। दो आकृतियां हो गई। अब ये दो आकृतियों का सेंट्रॉइड इस फॉर्मूले से निकलेगा, तब यहां पर इतना फॉर्मूला यहां और यहां पर लग जाएगा। बिल्कुल क्लियर, क्योंकि हमारे पास दो सेक्शन है। अगर इसमें एक तीसरा सेक्शन यहां पर सेमी सर्कल और जोड़ दिया जाए तो प्लस एक्स्ट्रा, यहां पर प्लस मींस प्लस A2 A3 x3 प्लस A3, और यहां पे A3 y3 और प्लस A3। तो ये है कॉन्सेप्ट की हमको, लेकिन अब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपको ये क्या है सेमी सर्कल, ये क्या है रेक्टेंगल, ये क्या है ट्रायंगल, इन सब का सेंट्रॉइड कहां होता है ये पता होना चाहिए। और इसी को अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं। इस बोर्ड में एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में अलग अलग आकृतियों का एरिया क्या होता है, क्योंकि हमें एरिया की भी जरूरत पड़ रही है, एक्स क्या होता है एक्स की भी जरूरत पड़ेगी, वाई क्या होता है वाई की भी जरूरत पड़ेगी। और जब हमको ये सारी बॉडी का पता चल जाएगा कि भाई आयत का क्या होता है तो हम निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्या होता है हम उसका केंद्रक निकाल लेंगे, सेमी सर्किल का क्या होता है उसका केंद्रक निकाल लेंगे। तो इन सभी में हम वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। ये है कॉन्सेप्ट एक्स बार और वाई बार निकालने का। कल का जो लास्ट वीडियो था वो खत्म होने के पहले हमने एक और पॉइंट आपको बताया था, एक्सिस ऑफ रेफरेंस, या इसको बोलते हैं निर्देश अक्ष। निर्देश अक्ष ये है वो एक्सिस y और ये है x, जिसके परितः इन सभी बॉडीज की ये डिस्टेंस x1, इसकी डिस्टेंस x2, यहां से y2, यहां से y1 और इसी तरह यहां से y3 और यहां से x3 ली जाती है। निर्देश अक्ष वो अक्ष है जिसके परितः किसी भी आकृति का, चाहे वो कंपाउंड हो मीन्स कई सारे पार्ट अलग अलग मिलकर के एक अलग बॉडी बना रहे हो उनसे, या फिर कोई भी बॉडी हो उनका जो है, या कोई भी आकृति हो उनका सेंट्रॉइड निकालने के लिए हम उस निर्देश अक्ष का उपयोग करते हैं। यह है पूरा कॉन्सेप्ट सेंट्रॉइड का। आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से फिर से देखें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमको समझ ही में नहीं आता कि भाई एक्स बार वाई बार है क्या, और x1 x2 a1 a2 y1 y2 क्या है। तो फिर फाइनली अब हम अगर आते हैं तो इसको देखें, तो हम एक बॉडी जो अभी हमने आपको बनाई थी, ये बॉडी है, ठीक। प्रश्न में कहा गया कि दिए हुई आकृति का आपको सेंट्रॉइड निकालना है, यानी क्या निकालना है, देखिए यहां से x बार और y बार, ये जो पूरी बॉडी इस तरह के शेप में है इसका कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा, मींस कहीं ना कहीं ऐसा बिंदु होगा जहां पर उसका पूरा सेंट्रॉइड कार्य करेगा। हमने माना कि वो ये है एक्स बार, यहां से आपको ध्यान से सुनना है बिल्कुल, और वाई बार एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये तो हमने माना है, अभी हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। यहां से आपने इसको क्यों जोड़ा, क्योंकि हमें अलग अलग आकृतियों के सेंट्रॉइड पता है। ये क्या है आयत, हम इसको 1 मानेंगे, ये क्या है त्रिभुज, इसको हम 2 मानेंगे। अब जो हम अगला आपको अभी बताने वाले हैं कि अलग अलग आकृतियों के सेंट्रॉइड क्या होते हैं, उसमें आयत है। आयत का सेंट्रॉइड यहां पर आया,
जिसको हमने G1 मान लिया, और त्रिभुज का सेंट्रॉइड यहां पर आया जिसको हमने G2 मान लिया। अब तो फिर ये हो गई आपकी x1 की वैल्यू, जो हम अभी फॉर्मूला बताएंगे उसमें आपको पता होगी। ये हो गई x2 की वैल्यू, ये हो गई y1 की वैल्यू, और ये हो गई y2 की वैल्यू। तो इन सभी वैल्यूज का जब अभी हम फॉर्मूला बताने हैं वाले हैं तो x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, ये x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा। a1 a2 एरिया होते हैं, आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आ गया पहला पूरा का पूरा आपका x बार सॉल्व हो गया। इसी तरह a1 और a2, a1 a2 निकाल चुके हैं। y1 ये है, y1 की वैल्यू अभी फॉर्मूले से बताई जाएगी, y2 ये है, फॉर्मूले से बताई जाएगी। हम सारी वैल्यूज को रख देंगे और इसके x बार और y बार का आंसर निकल आएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ सेंट्रॉइड का। अब हम देखेंगे अलग अलग आकृतियों के सेंट्रॉइड क्या होते हैं, और फिर अगर कोई टॉपिक बचता है या उसी से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है उसको बता करके इस वीडियो को खत्म करेंगे। फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, चाहे वो बीटी यूपी में आए हुए हो या इंपॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चन हो, जिससे आपको सेंट्रॉइड क्या होता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप न्यूमेरिकल धड़ल्ले से लगा सके। तो अब देखते हैं अलग अलग आकृतियों के सेंट्रॉइड। तब तक तो स्टूडेंट्स अभी हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा कि एक्स बार और वाई बार क्या होते हैं, एक्स बार और वाई बार का फॉर्मूला क्या है, इंडिविजुअल अगर कोई आयत दिया है, त्रिभुज दिया है तो उनका हम एक्स बार और वाई बार कैसे निकालेंगे। और फाइनली अब हम आपको बोल रहे हैं कि अगर कोई भी बॉडी कई सारी बॉडी से अलग अलग शेप से मिलकर के बनी हुई है तो उसका हमको केंद्रक निकालने का जो फॉर्मूला है वो सिंपल, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। एक्स बार बराबर a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, और अगर और भी है अगर तो प्लस अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। इसी तरह y बार बराबर a1 y1 a2 y2 a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। इस चीज को बिल्कुल हम ध्यान रखें दिमाग में, क्योंकि हमें किसी सिंगल एक आकृति का क्वेश्चन नहीं आएगा न्यूमेरिकल करने के लिए। हमारे पास अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें कई सारी अलग अलग आकृतियां बनी होंगी जिनको हम अभी आगे आने वाली वीडियो में न्यूमेरिकल्स को करवाएंगे, लेकिन हम इसको पहले दिमाग में बिठा लें। और एक्स बार और वाई बार क्या है, एक्स बार और वाई बार उस बॉडी के या उस आकृति के केंद्रक है जिसका हमको मान निकालना है। तो हम लोग एक्स बार और वाई बार की वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें अगर a1 a2 a3 और x1 x2 x3 और y1 y2 y3 बाकी तो ये है हम अलग अलग बॉडी के, जो अभी आपके सामने चार बॉडी बनी हुई है उनके क्षेत्रफल, यानी a1 a2 a3 जिस भी तरह का शेप आएगा, और x बार y बार इनके। लेकिन अगर हम अलग अलग सेक्शन निकालेंगे तो x1 x2 x3 या y1 y2 y3 यहां पर लिखेंगे अभी, तो आप उसको आपको याद करना है, समझना है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो ये तीन चीजें आप देखिए ध्यान से। ये क्या है, आयत यानी कि रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल में डायमेंशन होगी, हमने माना इसकी ये वाली डायमेंशन है a और ये डायमेंशन है b, बिल्कुल क्लियर। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो इसके बॉडी का जो सेंटर होगा, यानी अगर यहां पर एक्सिस y है तो यहां से कितनी दूरी पे होगा, a/2 पे, ये x वाली डिस्टेंस हुई, और b में होगा जो वो b/2 पे। बिल्कुल क्लियर होगा, अभी आप समझते जाइए बस। ये पूरी डिस्टेंस a और ये y, तो इसका यहाँ a से a/2 या इसका b/2। अगर आप इसको 3 डायमेंशनल बॉडी ना मान के 2 डायमेंशनल बॉडी मान ले तो इसका जो पूरा, अगर नीचे का हमने पोर्शन a माना है a, तो इसका यहाँ से a/2 यहाँ से a/2, तो इधर से a/2 और इधर वाली डिस्टेंस में b/2, यानी दोनों पॉइंट यहां मिलेंगे, तब हम बॉडी को इस तरह से यहां से प्लेस कर देंगे। तो अब इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल a इंटू बी, बिल्कुल सिंपल, कहीं भी आएगा a इंटू बी। एक्स कितना हुआ, a/2, और y कितना हुआ, b/2, बिल्कुल क्लियर। अगर हम x1 का मान निकालना चाहेंगे, अगर आयत आता है a/2 और y का मान b/2। अब स्क्वायर लगभग रेक्टेंगल के समान ही होता है, बस इसमें सारी जो उसकी साइड्स है वो इक्वल होती हैं। तो इसका भी हमने डायमेंशन माना, ये है a और ये है a, क्योंकि सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो एरिया a इंटू a यानी कि a स्क्वायर। फिर इसका भी सेंट्रॉइड यहाँ पे a/2 और यहां से भी a/2, तो यहां पे भी हमने लिखा a/2 और यहां पर भी लिखा a/2, बिल्कुल क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं समकोण त्रिभुज में।
समकोण त्रिभुज में दो साइड्स होती हैं, एक 90 डिग्री साइड और इसको एक अदर साइड बोलते हैं। अगर इसका जो बेस है उसको हम b माने और जिसकी हाइट है उसको हम h मानते हैं, तो जो इसका सेंट्रॉइड होगा वो 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल यहां से बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, तो वो डिपेंड करेगा हमको कहां से लेना न्यूमेरिकल में। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो 90 डिग्री साइड से b/3 होगा और दूसरे साइड से 2b/3 होगा। हाइट में बात करते हैं तो यहां भी 90 डिग्री साइड ऊपर की तरफ, तो h/3 होगा। ऊपर से लेंगे तो 2h/3 होगा। ध्यान से देखेंगे सब दिखेगा, कहीं कुछ छोटा नहीं लिखा है। यहां से b/3, यहां से 2b/3, यहां से h/3, यहां से 2h/3। बस ये ध्यान रखना है 90 डिग्री साइड से 1/3 1/3 होता है। एरिया क्या होता है 1/2, बेस b और हाइट h। बिल्कुल क्लियर। अब यहां पर हम लिख देते हैं कि b/3 होगा कहां से 90 डिग्री साइड से, b/3 होगा 90 डिग्री साइड से, और मान लीजिए उल्टा आ गया तो 2/3 होगा कहां से अदर साइड से। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर चल रहा है सब कुछ। इसी तरीके से y में जाते हैं तो h/3 कहां से 90 डिग्री साइड से, आप देखते रहिए, और 2h/3 कहां से अदर साइड से। अदर साइड ये कॉर्नर साइड। अब इसके बाद बात करते हैं ये वाले त्रिभुज की। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इस त्रिभुज का यदि बेस दिया हुआ है b और इसकी हाइट दी हुई है h, तो हाँ इनको जरा मिला दें, इनका सेंट्रॉइड इस पॉइंट पे आ जाएगा। इनका यहां पर, इनका यहां, इसको हम g लिख देते हैं, यहाँ पे g लिख देते हैं, यहाँ पे g लिख देते हैं। इसकी बात करते हैं तो इसका सेंट्रॉइड यहां पर दोनों तरफ से इक्वल, यानी कि b/2 और b/2, और यहां से हाइट में h/3 आएगा। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब इसी को यहां पर इसका एरिया सेम 1/2 बेस इंटू हाइट, b/2 पे इसका सेंट्रॉइड x वाली डिस्टेंस, अगर यहां पर x और y एक्सिस है, और हाइट में h/3 पे। तो फिर हम अपने विद्यार्थियों को ये बताना चाहते हैं ये सब क्या है। ये सब वही जो x बार का फॉर्मूला है, जिसमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 a1 a2 a3 दर्शाया गया था, उनमें ये वैल्यू पुट करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में सिंगल आयत नहीं आएगा, न्यूमेरिकल में सिंगल स्क्वायर नहीं आएगा, न्यूमेरिकल में सिंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं आएगा। मान लीजिए इस आयत के साथ, अब थोड़ा सा अगर आप इसको समझें, यहीं पर ये हो गया है, अगर इसको यहीं पर समझें और एक चित्र बन करके आया फिगर एग्जाम में कि भाई ये एक्स वाई है, यहाँ पर अभी जो हमने आपको बताया ये इस तरह का आकृति है, क्या इस तरह की कोई आकृति नहीं है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ जोड़ दें तो अब एक ऐसी आकृति भी दिख रही है, एक ऐसी आकृति भी दिख रही है, तभी अभी हमने बताया था इसको 1 और इसको 2 मान लेंगे। तो 1 और 2 मानने पे इस आकृति के लिए x1 x2, इस आकृति के लिए ये x1 x2 हो जाएंगे, और इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को करेंगे। इसलिए बहुत अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ताकि कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट और एक बार समझ में आ गया तो सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अब ये तो हुआ आयत, वर्ग, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज। अब इसके अलावा 3 और अभी हमारे पास है, जिसमें वृत्त आएगा और अर्धवृत्त आएगा और इसके क्वार्टर सर्किल आएगा। तो उनका देखेंगे कि उनका चित्र क्या होगा, उनका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, उनका क्षेत्रफल, उनका एक्स और वाई कहाँ होगा। ये ध्यान से आप इनको सबको समझिए, कोई रटने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी सब याद हो जाएगा। आप इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद फिर अब हम देखते हैं बाकी के 3। तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने अगली 3 आकृतियां और दिख रही हैं। अभी इसके पहले हमने 4 आकृतियों की बात की, जिसमें वर्ग था, आयत था और त्रिभुज था और समकोण त्रिभुज था। अब यहाँ पर आपको वृत्त, अर्धवृत्त और क्वार्टर सर्किल यानी चतुर्थांश वृत्त दिखाई दे रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि इनका सेंट्रॉइड, अगर ये इंडिविजुअल बॉडी है तो इनका सेंट्रॉइड कहां पर लाई करता है। अगर हम इस वृत्त को देखें तो एक फुटबॉल की तरह नजर आ रहा है, और जो फुटबॉल होती है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वो पिंड की तरीके, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर पे होता है, तभी वो फुटबॉल को एक उंगली पे रख करके लोग नचा सकते हैं। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो उसी तरह का वृत्त यहाँ पर बना हुआ है, और अगर इस वृत्त का सेंटर हम यहाँ पर मानते हैं तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो इसी बिंदु पर आएगा। अगर हम इसकी एक्सिस खींच दें यहां पर और यहां, ये एक्सिस है y
और यहाँ पर एक्स एक्सेस खींचते हैं, तो सेंटर यानी कि यहाँ पर जो सेंट्रॉइड है वो यहां से और यहां से जा रहा है। बिल्कुल क्लियर। तो इस पॉइंट की यहां से दूरी और इस पॉइंट की यहां से दूरी ही एक्स बार और वाई बार होंगे इस वृत्त के लिए। तो ये जो दूरी होगी आप देखिए ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस, वो क्या होगी आर। और इसी तरीके से ये क्या है, ये भी आर है। तो इस वृत्त की अगर बात करें तो इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है या वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसका x आ जाएगा आपका r और y भी आ जाएगा r, x भी r और y भी r। बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सिंपल, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी अगर बात करते हैं अर्धवृत्त की, तो अर्धवृत्त जो आपको दिख रहा है इसकी भी हम एक्सेस बनाते हैं, यहाँ पर x और यहाँ पर y। ये अर्धवृत्त का बिंदु है, जैसे ये है, इसको आधे से नीचे काट दिया या ऊपर काट दिया तो अर्धवृत्त बन गया। तो ये पूरा व्यास हो गया, ये क्या हो जाएगी, रेडियस। बिल्कुल क्लियर। और ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस। क्लियर। यहां से अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो अब इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो कहां लाई करेगा, इस पॉइंट पर जी। ये जो दूरी होगी देखिए हम इस तरह ले रहे हैं, इस तरह की दूरी यानी ये y होगी, और ये जो दूरी होती है ये होती है 4r/3π। तो अब अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, समझिए, तो क्षेत्रफल सर्किल का अगर पाई आर स्क्वायर है तो सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। यहां से इसकी जो x वाली दूरी है वो क्या होगी, r होगी, और जो y वाली दूरी होगी वो 4r/3π होगी, जिसको हमको यहां से लिखना है व्यास वाली साइड से। ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिए आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि अगर यहां पर y एक्सिस है और यहां पर x एक्सिस है और ये आपको ऐसे सेमी सर्कल मिल गया, तो आपने पढ़ा x वाली दूरी r और y वाली दूरी 4r/3π। लेकिन इस सेमी सर्कल को अगर अगले न्यूमेरिकल में चेंज कर दिया जाए और इस तरीके से ये सेमी सर्कल आ गया, तब देखिए x और y की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। क्या, अब x तो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा ना, x में ये क्या हो जाएगी, ये जो ब्यास वाली साइड है, ब्यास वाली साइड से 4r/3π, 4r/3π, ये यहां जी आया, और ये y वाली डिस्टेंस जो r हो जाएगी, बदल गया ना। इसलिए ये समझाना जरूरी है कि न्यूमेरिकल में ब्यास वाली साइड से 4r/3π होता है, वो ब्यास किस तरफ है ये न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसको ध्यान से आप अभी समझ लीजिए। तो ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगली आकृति की, जो है एक चतुर्थांश वृत्त या क्वार्टर सर्किल। इसमें भी हम यहाँ पर x और यहाँ पर y मानते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो इधर से 4r/3π और यहां से भी 4r/3π पे होगा, ठीक। यानी कि इसका जो एरिया आएगा, अगर क्षेत्रफल सर्कल का पाई आर स्क्वायर है तो इसका पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि चतुर्थांश 1/4 है। अब इसका x वाली डिस्टेंस ये है, क्या है वो, 4r/3π, और y वाली डिस्टेंस भी 4r/3π, लेकिन दोनों कहां से हैं, 90 डिग्री साइड से। ध्यान रखना है, ये भी 90 डिग्री साइड से। ये क्यों बताया गया है, ये सिर्फ इसलिए बताया गया है, इसको भी समझिए। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ऐसे x और y, और ये है क्वार्टर सर्किल, तो आपने यहां से पढ़ा है कि x बराबर क्या होता है, 4r/3π, और y बराबर भी क्या होता है, 4r/3π। तो आपने लिख दिया भाई x का मान इतना है, y का मान इतना है। अगर यही क्वार्टर सर्कल यहां से बन करके आ जाए ऐसे, तब क्या करेंगे, क्या पढ़ाया गया है कि 90 डिग्री साइड से 4r/3π होता है। 90 डिग्री साइड से ये है 90 डिग्री साइड, ये 90, यहां से 4r/3π लेना है। पर बच्चों आपको तो यहां से चाहिए ना, तो जब यहां से चाहिए ये पूरी कितनी होगी, ये रेडियस r होगी, तो आप r में से इसको घटा देंगे तो निकल आएगा। इसी तरीके से यहां पर तो चलिए 4r/3π डायरेक्टली ले लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी किसी भी न्यूमेरिकल में किस तरीके का फिगर आ रहा है, उसके हिसाब से ही आपको सेंट्रॉइड के फॉर्मूले लिखवाए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि सर सेंट्रॉइड वाले तो बहुत सारे फॉर्मूले हो गए,
बिल्कुल सही। तो याद कैसे होंगे? को बहुत सारी जगह आपको शॉर्टकट बताया जाएगा कि ऐसे याद कर लो, वैसे याद कर लो। शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है सफलता तक पहुंचने का। अगर आपको ये सारे याद करने हैं, आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आप न्यूमेरिकल लगाते लगाते कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए ये यहीं तक सीमित नहीं है कि सिर्फ आप पॉलिटेक्निक अगर कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक में काम आएगा। आप किसी भी हायर एजुकेशन में जाएंगे और अगर सेंट्रॉइड का टॉपिक आपको मिलता है तो ये तब भी आपके काम आएगा, क्योंकि सेंट्रॉइड एजुकेशन बदलने से नहीं बदलेगा। वो सर्कल का जहां होगा वो बीटेक में भी वही होगा, पॉलिटेक्निक में वही होगा, अगर एमटेक में कहीं यूज होता है तो उसमें भी वही होगा, या किसी भी ब्रांच में अगर सेंट्रॉइड यूज होता है तो वहीं पर होगा जहां पर आज है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिलेबस में एक जगह पे साफ साफ मेंशन है आई, टी और एल सेक्शन के न्यूमेरिकल, और इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आए हैं। तो अब आगे इसके ये वीडियो का जो इतनी भी हमको बतानी थी टॉपिक वो क्लियर हुआ। लेकिन एक चीज, अगर किसी क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा आ गया कि किसी भी आकृति जैसे आयत का केंद्र कैसे निकालते हैं, चित्र सहित समझाइए। तो बस अब आपको पूरा तो नहीं पूछा कि आयत का कैसे निकालते हैं, एक आयत का चित्र बनाइए, लिखिए माना कि आयत की लंबाई a है और उसकी चौड़ाई b है, अतः चित्र के अनुसार आयत का क्षेत्रफल a इंटू बी हुआ, एवं उसका जो केंद्रक है वो y एक्सिस से यानी कि x डायरेक्शन में a/2 और x एक्सिस से y डायरेक्शन में b/2 हुआ, यानी x बार और y बार बराबर a/2 और b/2। अच्छा सा फिगर बनाइए, अच्छा सा प्रेजेंटेशन करिए, अंडरलाइन करिए, 5 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर पूरे मिलेंगे। तो ये नहीं किया सर एक लाइन लिखवाइए, आपको लिखना का तरीका आना चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, नंबर पूरे मिलेंगे। तो इनको आप थोड़ा सा कोशिश करिए याद करने की। बाकी अभी हम न्यूमेरिकल कराएंगे। एक और पॉइंट अभी आपको बोलना है कि सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आज हमने अभी इसमें पूरा जो है सेंट्रॉइड पढ़ा है। इसके प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, जहां पर जो है ये फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि किसी भी आकृति का या पिंड का सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला a1 x1 प्लस a2 x2 डैश डैश अपॉन a1 प्लस a2, और इसी तरीके से y बार बराबर a1 y1 a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2 है। ये क्या है सब a1 a2, यही जो क्षेत्रफल निकलवाए हैं, क्योंकि सिंगल बॉडी का न्यूमेरिकल जनरली नहीं आता है तो इसके साथ कहीं ये लगा हुआ तो ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा न्यूमेरिकल कर लेंगे। अब हम जो आगे पढ़ाएंगे वो न्यूमेरिकल भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल प्रीवियस ईयर में आए हुए न्यूमेरिकल। हमने आपको जो बताया है, पेपर चाहे जितना करीब आ रहा हो उतनी करीब कोर्स भी हो खत्म होने की तरफ जा रहा है। आप सिर्फ इन वीडियोस को पढ़ते जाइए, पुराने का रिवीजन करते जाइए, 80% प्लस मार्क्स 100% आपके आएंगे। तो जो हम अभी एक टॉपिक बता रहे थे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिकल बॉडी, जैसे क्यूब है, कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, हेमीस्फीयर है, ये सिलेबस में दिया हुआ है। और एक बहुत बढ़िया बात कि इनका एक डेरिवेशन या एक इनका डिटर्मिनेशन करने का क्वेश्चन हर बार सेमेस्टर में आया है, जिसमें से हेमीस्फीयर और कोन का तो बहुत बार आया है। तो ये छोटे छोटे डेरिवेशन है, तो अब इनका वीडियो भी बन सकता है इसके बाद, और न्यूमेरिकल्स का भी बनेंगे सारे। लेकिन इसके बाद कौन सा आएगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सा पहले पढ़ा देते हैं। तो चूंकि न्यूमेरिकल बहुत तरह के होंगे इसलिए उसके वीडियोस ज्यादा आएंगे, इनको भी पढ़ाना जरूरी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी आ सकता है। तो कोई चिंता फिकर की बात नहीं, सारा होगा, सारे न्यूमेरिकल होंगे। तो वो डेरिवेशन आपको जरूर देखना है। तो आपने इसको पढ़ा, ये समझ में आया, आप पहली बार आए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो शेयर कीजिए। बाकी अपना फीडबैक लाइक और कमेंट करके जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी होगा वो आपके सामने आएगा, लेक्चर नंबर 30 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।